हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का 56/56 सीरीज में स्वागत है। जैसा कि 12th केमिस्ट्री में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुई थी अपनी सॉल्यूशन की। सेकंड चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, जिसमें देखा जाए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो एक तो वस्तुनिष्ठ आता है क्वेश्चन, इसमें एक रिक्त स्थान आता है, एक अतिलब्धात्मक और एक आता है प्रश्न यहाँ से निबंधात्मक। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 सिलेक्ट किए हैं और 5 रिक्त स्थान और 5 ही अपने अतिलब्धात्मक और 2 निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला दिया है आयनिक चालक में आवेश के वाहक। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे दो प्रकार के चालक होते हैं, धात्विक चालक और आयनिक चालक। तो धात्विक चालक में आवेश के वाहक क्या होते हैं और आयनिक चालक में आवेश के वाहक क्या होते हैं। तो धात्विक चालक की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहां आवेश वाहक होते हैं। किसमें? धात्विक चालक में। धात्विक चालक अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां आवेश के वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आयनिक चालक की बात की जाए तो आवेश वाहक कौन होते हैं? आयन होते हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से किसकी चालकता सर्वाधिक होती है? चालकता पूछिए आपसे कि किसकी सर्वाधिक होती है। तो यहाँ आपको सोडियम दे रखा है, सिल्वर और ओरम और कॉपर। जो है पहला है सोडियम है, दूसरा है एजी सिल्वर, और तीसरा अपना ओरम भी बोल सकते हो आप इसको, गोल्ड भी बोल सकते हो, और ये क्या है? कॉपर। तो सबसे ज्यादा चालकता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चालकता होती है अपने सिल्वर की होती है, चांदी की होती है। ठीक है, अगला थर्ड है अपना प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध जो होता है आपका, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? देखो जैसे रिलेशन होता है आर, प्रतिरोध होता है अपना, और इसका जो व्युत्क्रम होता है वो होता है, सॉरी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम पूछा आपसे। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1/r, ये होता है जी के इक्वल। जी होता है अपना चालकता। ठीक है, चालकता जो होती है, कंडक्टेंस जो होती है, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो ऑप्शन ए अपना क्या है? करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए है चालकता। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो क्या होती है? चालकता होती है। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस अवस्था में मोलर चालकता बढ़ती है? मोलर चालकता के बढ़ने की बात की जाए तो जो तनुता होती है, डाइल्यूशन जो होता है अपना, जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, तनुता बढ़ाते हो किसी विलयन की, तो वहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस पर मोल, पर मोल जो है वो आयनों की संख्या बढ़ती है। आयनों की संख्या बढ़ने के कारण मोलर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। फिर से सुन लेना आप लोग, पर मोल डाइल्यूशन करते हो, जब आप तनुता बढ़ाते हो तो उस केस में पर मोल क्या होते हैं? आयनों की संख्या बढ़ती है। पर मोल आयनों की संख्या बढ़ने से क्या हो जाती है? मोलर चालकता बढ़ती है। कब? कौन सी कंडीशन में? तनुता बढ़ाने पर। डाइल्यूशन जब करते हो तो पर मोल क्या होते हैं? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, तो उस केस में आपकी मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लास्ट और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही नहीं है। ये आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं और इनमें आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। देखो पहला फॉर्मूला है G = 1/r। जी होता है चालकता। चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ये सही है, अभी लिखा था आपने यहाँ पर। अगला सेकंड नंबर है R = L/A। ठीक है, ये रिलेशन आता है अपना, देखो इधर जो R होता है, प्रतिरोध जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो यहाँ पर रो आता है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, तो ये फॉर्मूला अपना कन्वर्ट हो जाता है R रो L/A। तो ये भी सही है अपना, ये भी सही है, ये वाला भी फॉर्मूला सही है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है। और जो एक होता है K विशिष्ट चालकता, तो वो होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है विशिष्ट चालकता है, तो ये भी सही है। और लास्ट जो अपन बात करें R = A/L दे रखा होता क्या है? L/A। तो ये क्या है? गलत है। तो यहां पर क्या पूछा आपसे? निम्न में से सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? डी, लास्ट वाला जो है वो सही नहीं है। तो ये अपने कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किए हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने। अब देखो
अगला ये फिर से बता देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर नंबर 2 है आपका। इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा, और एक अतिलोकतरात्मक और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 सिलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आप इनको सॉल्व करना। आगे की सीरीज में देखते हैं अपन रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भी इस वाले चैप्टर में से एक ही आएगा, तो उसके लिए भी 5% जो है वो सिलेक्ट किए हैं, 5 रिक्त स्थान सिलेक्ट किए हैं। चलो देखते हैं, अगला है अपना रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है, इसमें पहला देखते हैं, पहला क्या है इसमें। पहला आपसे पूछ रहा है, गैल्वनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को क्या कहते हैं? अगला सेकंड नंबर है आपका, कोलराउस के नियम से की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ये सेकंड नंबर है आपका। और थर्ड नंबर इसमें आपसे पूछ रहा है, जो विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अगला और फोर्थ नंबर है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। लास्ट और फिफ्थ नंबर रिक्त स्थान है, फ्लोराइड आयन है। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान है 5। पहला, गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछ रहा है कि गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे बोला जाता है सेल विभव। क्या बोलते हैं उसे? सेल विभव बोला जाता है। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर, कोलराउस के नियम से की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो कोलराउस के नियम से अपन क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनकी मोलर चालकता को अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल विभव और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य। अगला है, जो विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोला जाता है? विद्युत अपघटनी सेल बोला जाता है। और ऐसे विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उनको क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। वो उल्टा है उसमें। ठीक है, क्या है? जो विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, और एक ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है।
आगे पूछ रहा है आपसे अगले ऑप्शन में, वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड तो क्या होता है, धनात्मक होता है, और एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड तो धनात्मक होता है, एनोड क्या होता है, ऋणात्मक। अगला और लास्ट रिक्त स्थान आपके पास, फ्लोराइड आयन जो होता है वो क्या होता है, फ्लोराइड आयन जो होता है वो एक दुर्बल अपचायक होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और जब फ्लोराइड आयन की बात की जाए तो फ्लोराइड आयन क्या होता है, अपने आप में एक दुर्बल अपचायक होता है। और जब फ्लोरीन की बात की जाए, ठीक है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन अणु की बात की जाए तो उस केस में वो क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन जो है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो सकता है इजीली, तो इसलिए वो क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। और फ्लोराइड आयन जो है वो एक क्या है, दुर्बल अपचायक होता है, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान कंप्लीट हुए अपने। रिक्त स्थान भी एक ही आता है आपके इसमें से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। और कल सॉल्यूशन की बात की थी उसमें से भी रिक्त स्थान एक ही आता है, और वस्तुनिष्ठ सॉल्यूशन में से भी एक ही आता है, और यहाँ भी क्या आता है, एक ही आता है। अगला जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है वो भी एक आता है। इसके लिए मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अति लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसमें देखो आप, पहला है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे आप बोलते हो Z, किसे कहते हैं। क्या पूछा आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए। देखो होता क्या है, जब बात की जाए, फॉर्मूला आता है कि W इक्वल टू ZIT, ठीक है। W होता है मतलब जो भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और Z क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और जब आपका I इक्वल टू क्या हो, 1 सेकेंड हो, और सॉरी 1 एम्पियर, I क्या है, धारा है, तो 1 एम्पियर हो, और T क्या हो, 1 सेकेंड हो, तो उस केस में आपका जो W है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। किस केस में, जब I क्या हो 1 एम्पियर और T क्या हो 1 सेकेंड हो, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी विद्युत अपघट्य में से, ठीक है, यदि किसी विद्युत अपघट्य में से 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे परिभाषा लिखी है अगर इसकी, तो क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, के विलयन में से 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित किया जाए तो, प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे Z से डिनोट करते हो, कहलाती है, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला और सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करके कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त उत्पाद बताइए। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हो और कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, तो इससे क्या क्या आपको उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कॉपर धातु तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जब आप प्रयुक्त करते हो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हो, विद्युत अपघटन करते हो, तो कैथोड पर तो कॉपर धातु और एनोड पर क्या प्राप्त होती है, आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। सिंपल सा था। सेकंड क्वेश्चन जिसमें कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन पूछा था। कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कैथोड पर कॉपर धातु का जमाव होता है और एनोड पर क्या प्राप्त होती है, आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अगला और थर्ड नंबर है अपना, गैल्वनी सेल में लवण सेतु के रूप में प्रयुक्त एक लवण का नाम बताइए। एक लवण का नाम बताइए। एक लवण का आपको नाम बताना जो किसके रूप में कार्य करता हो, लवण सेतु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अपन लिख देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। KCl। ठीक है, ये थर्ड नंबर था अपना। अगला और फोर्थ नंबर है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE में प्लेटिनम का कार्य बताइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसमें प्लेटिनम का क्या कार्य होता है। ठीक है, देखो SHE लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में। SHE में प्लेटिनम क्या करता है, SHE में जो प्लेटिनम होता है वो क्या काम करता है, जो भी आपका उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक जो होता है उसके और जो धातु होती है उनके बीच में संपर्क कराने वाली एक अक्रिय धातु का काम करता है। ठीक है, SHE में जो प्लेटिनम होता है, SHE में प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा धात्विक संपर्क SHE में प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा धात्विक संपर्क में या के लिए अक्रिय धातु के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में
जो प्लेटिनम काम में ले जाता है वो उत्प्रेरक तथा धातु के बीच में जो संपर्क करे ऐसे अक्रिय धातु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लास्ट और फिफ्थ नंबर है इसमें अति लघुत्रात्मक में, फिफ्थ नंबर जो है वो अपना वो है सोडियम एल्यूमिनियम जिंक की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम लिखिए, अवरोही क्रम लिखिए। ठीक है, क्या करना आपको, 3 धातु दे रखी है सोडियम एल्यूमिनियम और जिंक, इनकी क्रियाशीलता का अवरोही क्रम। अब देखो क्रियाशीलता किससे पता करते हो आप, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें क्या बताए गए हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप बात करते हो तो जो मेटल, जो धातु सबसे नीचे आता है, इनमें से बात करें अगर सबसे नीचे जो धातु आएगी वो क्या होगी, ज्यादा क्रियाशील होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि वो अपने ऊपर वाली धातु को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रियाशीलता अधिक होना। ठीक है, तो सोडियम जो है इनमें से सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो सबसे नीचे बात करें सोडियम, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। इससे ऊपर जस्ट आता है एल्यूमिनियम, फिर उसके ऊपर आता है जिंक, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी क्या होगा, ये ही होगा। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो क्या होगा, ये ही होगा। ठीक है, ये अपने 5 अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे, सिंपल से थे। अब देखो आगे जो है अपना निबंधात्मक, इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो निबंधात्मक अपने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि निबंधात्मक में क्या आता है, अथवा में भी तो आता है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। इसमें देखना आप निबंधात्मक प्रश्न, अगले हैं निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है अपने यहाँ पर, क्या हम, देखो पहला है उसमें से भी पहला है, क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को, कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या अपन जो है लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो लोहे के पात्र में नहीं रखा जाता। क्यों, क्योंकि जो लोहे का पात्र जो वो लोहे का बना हुआ है, तो लोहा जो है वो प्रबल अपचायक है, किसकी कंपैरिजन में, कॉपर की कंपैरिजन में। तो वो क्या कर देगा, कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जो मेटल है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये जो है इसको अवक्षेपित कर देगा एक तरह से कॉपर को। ठीक है, यहाँ से तो इसलिए आप जो है कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अपन रीजन, कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोहा मतलब आयरन कॉपर की तुलना में प्रबल अपचायक है। ठीक है, जिसके कारण या फिर इसलिए आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, अवक्षेपित कर देगा। आयरन जो है वो कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। ठीक है, कॉपर को क्या कर देगा, अवक्षेपित कर देता है, और ये रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी,
कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो ये आयरन जो है वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। अगला और सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, हाँ पहला देख लिया, जो कॉपर सल्फेट है इसके विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण नहीं कर सकते। ठीक है, देखो कॉपर सल्फेट, अच्छा विलयन, जलीय विलयन, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका एक सॉल्यूशन बन जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में आपको अवक्षेपित मिल जाता है। ठीक है, अगला और सेकंड नंबर है इसमें, निबंधात्मक के प्रश्न एक में एक हो गया है अपना, और अगला और सेकंड नंबर है इसमें NaCl HCl CH3COO Na के लिए लैम्डा m इनफाइनाइट क्रमशः वैल्यू दे रखी इनकी 126.4, 425.9 व 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो आपको क्या करना है, CH3COOH के लिए लैम्डा m इनफाइनाइट परिकलित कीजिए। ठीक है, आपको NaCl के लिए दे रखी है, ठीक है, और HCl के लिए और सोडियम एसिटेट के लिए दे रखी है। तो और आपको इनकी सहायता से जो एसिटिक एसिड है इसके लिए लैम्डा m इनफाइनाइट कैलकुलेट करनी है। देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा m इनफाइनाइट किसके लिए, CH3COOH के लिए। तो वो क्या होगी, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस, ये होगा। तो ऑल ओवर आपको इन सब की लैम्डा m इनफाइनाइट से क्या निकालना है, ये आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो लैम्डा m इनफाइनाइट है वो एसिटिक एसिड के लिए, इनमें से किसको माइनस करें किसको प्लस करें, तब जाके ये लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटिक एसिड के लिए आएगी। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखें। अगर अपन लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा m इनफाइनाइट, सोडियम के लिए लिख लेते हैं पहले तो Na प्लस और प्लस, एक मिनट, HCl से स्टार्ट करते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, आगे चलो फिर, एक तो आपको H प्लस चाहिए और एक आपको एसिटिक एसिड चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ें, इसमें और जोड़ देते हैं भाई, लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटिक एसिड CH3COO माइनस, और क्या माइनस करें यहाँ से, हाँ प्लस, और इसमें क्या बच गया, एक और सोडियम बच गया। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या क्या नहीं चाहिए, एक तो ये चाहिए आपको, ये चाहिए, एक तो Cl माइनस नहीं चाहिए, एक Na प्लस नहीं चाहिए। तो जो NaCl है उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस, आगे क्या बचेगा, माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस माइनस लैम्डा m Na प्लस। ठीक है, ये आना चाहिए आपके पास। ठीक है, इनको जब आप लिखते हो आपस में काटापीटी करते हो तो क्या आ जाता है, लास्ट में ये वाला आ जाता है। ठीक है, चलो ऊपर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार, ये पहले का ही सेकंड नंबर है, पहला जो क्वेश्चन था उसी का ही सेकंड नंबर है। अच्छा इसको मिटा, इसमें देखो क्या लिखा हुआ था, क्रमशः है वह 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटिक एसिड के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा,
लैम्डा एम इनफाइनाइट, एक तो HCl आ जाएगा, HCl को ऐड करना है और प्लस किसको ऐड करना है इसमें, लेमडा एम इनफाइनाइट Cl3COO Na, ठीक है। और माइनस किसको करना है, लेमडा एम NaCl को क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो किसके लिए मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, एसिटिक एसिड के लिए। तो HCl के लिए क्या दे रखी है आपको, 425.9 प्लस, और सोडियम एसिडेट के लिए 91.0, और माइनस क्या करनी है, NaCl की माइनस करनी है। तो कितना माइनस करना है, 126.4 आपको माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, लास्ट में आपके पास उत्तर आएगा समथिंग 390 के समथिंग आएगा, 390.5। यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए किसकी मोलर कंडक्टेंस को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और किसकी मोलर कंडक्टेंस को आपको माइनस करना है, तब जाके जो है जो पूछ रहा है वो आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये अपना सेकंड था। पहले का ही, पहला तो कॉपर सल्फेट वाला विलियन वाला था, जो लोहे को पात्र में आप भंडारित नहीं कर सकते। दूसरा ये कोलराउस के नियम की सहायता से आपको क्या करना था, इसके लिए मोलर कंडक्टेंस निकालनी थी एसिटिक एसिड के लिए। बहुत सिंपल है ये भी। अगला और सेकंड क्वेश्चन है निबंधात्मक का। इसमें भी जो प्रश्न है उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। इसमें पहला है, लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। पूरा प्रोसेस लिखना आपको कि जंग लगती है तब क्या क्या होता है, ठीक है। देखो, लोहे पर जंग लगना मतलब क्या हुआ कि लोहा है और उसके साथ में कोई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और कोई क्या है, वाटर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आपका आयरन होता है, ठीक है, जो आपका आयरन होता है, जैसे 2Fe सॉलिड फॉर्म में है आपका आयरन, और वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और साथ में 4H+ है इसके पास, ठीक है। तो वो ये सब रिएक्ट करेंगे, तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2Fe2+ में, और ये रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4H+ है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का अणु है, तो 2H2O यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोसेस यही होता है। लेकिन जो आपका फेरिक आयन है, सॉरी फेरस आयन जो होता है, Fe+2 क्या होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, फिर से क्या करता है ये, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है, Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई Fe+3 क्या करेगा, Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या बना लेगा, फिर Fe+3 जो है वो जलयोजित होकर क्या बना लेते हैं। अब देखो Fe+2 तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, और किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में, ठीक है। और ये जो Fe+3 आयन जो होता है, Fe+3 आयन जलयोजित होकर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। होगा क्या,
जो आपका Fe+3 आयन है वो क्या करेगा, जलयोजित होगा, वाटर होगा साथ में आपका, और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस होगी। ये सारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना Fe2O3XH2O, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे, 4H+ क्या हो जाएंगे यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, 4H+। और ये किस फॉर्म में है, अपना सॉलिड फॉर्म में है, तो ठीक है, ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस प्रोटोन यहाँ पर निकलेंगे। ये क्या है, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है। ये क्या ये जो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 4 प्रोटॉन होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, और किसमें ऑक्सीडाइज होता है, Fe+2 में, ठीक है। और फिर ये Fe+2 आयन फिर से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 फेरिक जो आयन है उनमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये Fe+3 आयन जलयोजित होकर क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये बनता है अपना 2Fe+3 +2H2O, और ये हाफ O2 जो है ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, Fe2O3 बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन था सेकंड नंबर का। और अगला और सेकंड नंबर है, ये लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें 2 रिएक्शन होती है अपने पास। इसमें पूछा गया है डेनियल सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, डेनियल सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा इस सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण का गणितीय रूप लिखिए। समीकरण का क्या लिखना आपको, गणितीय रूप लिखना है, गणितीय रूप लिखिए। गणितीय रूप देखो, डेनियल सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है एक तो, और क्या करना है, सेल के लिए नैनसर्ट इक्वेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख देते हैं, चलो इसका उत्तर सेकंड का सेकंड है। इसमें देखो होता क्या है, डेनियल सेल जो है इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको लिखते हैं अपन डेनियल सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको लिखते हैं, वो होती है कॉपर 2+ जिंक एक्वस, और ये सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं जिंक 2+ कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये कन्वर्जन होता है इनके बीच में। और ये तो इसकी संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। और आगे आपको क्या पूछा है, इस सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण का गणितीय रूप भी आपको लिखना है। देखो होता क्या है, नैनसर्ट समीकरण होती क्या है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो दो जो n का मान है वो क्या है 2, तो 2 लिख देते सीधा 2F, ऊपर क्या आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग जो है वो आ जाएगा प्रोडक्ट जो है, और नीचे क्या आ जाएगा रिएक्टेंट आ जाएगा अपना, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और आगे ई नोट सेल जो है अपना, ई नोट सेल यहाँ पर क्या है भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं अपन, ई
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल अच्छा यहाँ पे नेचुरल लॉग होता है, सॉरी, ई नॉट सेल माइनस नेचुरल लॉग को अगर आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन 2 और लॉग बेस 10 क्या आ जाएगा जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। ठीक है, तो नैनसेट इक्वेशन लिखते हैं अगर डेनियल सेल के लिए तो वो क्या आती है, लास्ट में जब सोल्व करते हैं तो ये आती है। ठीक है, नैनसेट समीकरण, नैनसेट समीकरण ये आती है। ठीक है, देखो पहले आपसे पूछा डेनियल सेल की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, वो क्या है कॉपर 2 प्लस, मतलब कॉपर का कोई भी सॉल्यूशन होगा जैसे कॉपर सल्फेट हो और जिंक मेटल होगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी जिंक प्लस 2 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। अब जो आपकी नैनसेट इक्वेशन वो क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f, nf होता है लेकिन n फैक्टर जो अपना वो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो अपन ने डायरेक्ट क्या लिख लिया 2 लिख लिया और ln नेचुरल लॉग जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। ठीक है, आगे जब इसको सोल्व करते हैं RT और F का मान रखते हैं तो क्या आता है 0.059 लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह 0.06 भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, 0.06। ठीक है, और आगे जाएगा लॉग बेस 10 जिंक प्लस 2 कॉपर 2 प्लस। ठीक है, ये अपना आज का ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ब्लूप्रिंट का कोडिंग वो अपन ने कंप्लीट किए हैं। फिर से बता देती हूँ एक बार, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें से एक वस्तुनिष्ठ आता है, एक रिक्त स्थान आता है और एक अति लघुत्रात्मक और एक क्या आता है निबंधात्मक। ठीक है, उनमें से कुछ इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आप जरूर से पढ़ना है इनको। थैंक यू।